हेलो एवरीवन, बेटा कैसे हैं सब लोग। तो उम्मीद है आपको टॉपिक पता चल गया होगा आज के पॉडकास्ट का। तो आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं 1 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। बेटा आपको पूरी मेहनत करनी है हमारे साथ, क्योंकि आपके लिए कोई खड़े होके लगातार बोल कर मेहनत कर रहा है। तो यदि इससे आपका 1 नंबर भी इंप्रूव होगा, मतलब थोड़ी सी भी बेनिफिट होगी, तो हमें एक बहुत खुशी मिलेगी और हमें काफ़ी ज़्यादा लगेगा कि हमारा काम सक्सेसफुल हुआ। तो कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, इसमें क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए और बेटर चीज़ें बना सकूं। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को, और इसे कैसे यूज़ करना है। आपने क्या करना है, लीड को कान में लगाना है और पूरा फोकस इसकी तरफ रखना है। बेस्ट तरीका तो ये है कि आप एनसीईआरटी से या अपने नोट से पहले चैप्टर को रिवाइज कर ले और फिर इस पॉडकास्ट को 100% फोकस के साथ सुने। जो बच्चे इसे पार्शियल सुनेंगे, कुछ काम करते हुए सुनेंगे, बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि जब हम सुनकर कोई चीज याद करते हैं तो हमें 100% फोकस वहीं रखना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को। तो इस चैप्टर में बेटा स्टार्टिंग में हमें बताया गया है कि हमारे पास जो किंगडम है, 3 किंगडम यहां पर पढ़ाई जाएंगी इस चैप्टर में। एक डिटेल में मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, और उसके साथ एक बेसिक क्लासिफिकेशन है जो चैप्टर के स्टार्टिंग में दे रखी है, और लास्ट में वायरस के बारे में और लाइकन्स के बारे में डिटेल दे रखी है। तो पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है कि जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई तो ह्यूमन क्लासिफिकेशन करता था, पर वो क्लासिफिकेशन बेस्ड थी नीड पर। तो शेल्टर हो गया, फूड हो गया, इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन की जाती थी, और ये एक नॉन साइंटिफिक तरीका था। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने करी, जिन्होंने ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, मतलब बेसिकली बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को आधारित करके, बेस बनाकर प्लांट्स को क्लासिफाई किया, हर्ब में, श्रब में, ट्री में। एनिमल्स को क्लासिफाई किया विद आरबीसी, विदाउट आरबीसी। उसके बाद किंगडम की फॉर्म में क्लासिफिकेशन आई, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने दिया। एनसीईआरटी ने डायरेक्टली उसका आधार नहीं बताया है, पर उसका आधार था मॉर्फोलॉजी, और उसमें भी मेनली सेल वॉल। तो सेल वॉल को आधार बना के प्लांट और एनिमल, प्लांटेई और एनिमिलिया नाम से 2 किंगडम बनाएगी। प्लांटेई में सारे प्लांट्स, पर उसके साथ साथ बैक्टीरिया, फंजाई, और इवन हम बोल सकते हैं काफी सारे जो प्रोटिस्टा के मेंबर उसमें रख दिए गए। और एनिमिलिया में मेरे पास सारे एनिमल्स रखे गए। उसके अलावा अमीबा, पैरामीशियम, ये भी एनिमिलिया में थे, क्योंकि इसका जो आधार रखा गया था, सेल वॉल रखा गया था। अब ये वाली बात बेटा इस चैप्टर में सेकंड पेज पर नीचे जाके लिखी है कि भाई एक ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक क्या थे। या आप प्लांट किंगडम में जाओगे, वहां सेकंड पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है कि 2 किंगडम में कौन, प्लांटेई में कौन कौन था। यस, ठीक है। तो ऐसा माना गया कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लंबे समय तक इनएडिक्वेट रही, प्रॉपर नहीं रही, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ड्रॉबैक थे, जैसे प्रोकैरियोट के साथ यूकैरियोट को रख दिया, यूनिसेलुलर के साथ मल्टीसेलुलर को रख दिया, फोटोसिंथेटिक के साथ नॉन फोटोसिंथेटिक को रख दिया। तो ऐसा माना गया, ऐसे नीड आई कि हमें कोई नई क्लासिफिकेशन चाहिए जिसमें हम सेल का स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, साइटोलॉजी, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यूज करे। तो इसको देखकर नई नई किंगडम्स बनी और इवॉल्व हुई। पर एनसीईआरटी कहती है कि जब नई किंगडम बन रही थी, तो जो 2 किंगडम थी, प्लांटेई और एनिमिलिया, इनके नाम नहीं बदले, इनके नाम चेंज नहीं हुए, पर हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा मेंबर इस किंगडम में आता है, वो चेंज हो गया, वो बदल गया। मतलब क्या हुआ कि मोनेरा जो बैक्टीरिया था, जो हमारे पास प्लांटेई में था, हो सकता है कि 3 किंगडम में वो प्लांटेई में ना हो। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एनसीईआरटी ने डायरेक्टली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। 3 किंगडम और 4 किंगडम डिटेल में नहीं बताया। मैं बता देता हूं, 3 किंगडम दी है अर्नस्ट हैकल ने, जिन्होंने 3rd किंगडम प्रोटिस्टा बनाई थी। 4th किंगडम दी है हमारे पास कोपलैंड ने, जिन्होंने बेसिकली मोनेरा बनाई थी। बेसिकली क्या बनाई थी? मोनेरा बनाई थी। तो हमारे पास 1969 में RHV टेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। ईयर याद करना है। RHV टेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, जो उसका उन्होंने बेसिस बनाया, सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये उन्होंने आधार बनाया। उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आई, जिसमें कार्ल वूस ने 3 डोमेन बना दिए।
उन्होंने मोनेरा किंगडम को दो अलग अलग डोमेन में डिवाइड कर दिया, जिसमें एक में किंगडम थी आर्की बैक्टीरिया और दूसरे में किंगडम थी यू बैक्टीरिया, और जो तीसरी डोमेन थी उसमें चार किंगडम थी, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटेई और एनिमिलिया। तो इस तरीके से कार्ल वूस ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 डोमेन सिस्टम बनाया। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 डोमेन बनाए, एक डोमेन में आ गया आर्की बैक्टीरिया, दूसरे डोमेन में आ गया यू बैक्टीरिया और तीसरे डोमेन में सारे यूकैरियोटिक किंगडम आ गए। क्लियर है? तो हम बात करेंगे अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की फिर से। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रॉपरली क्लासिफाई करती है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उन्हें मोनेरा में रखा जाए, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं उन्हें प्रोटिस्टा में रखा जाए। और क्योंकि फंजाई की प्लेस प्रॉपर नहीं था, आप ये देखिए कि फंजाई को पहले प्लांटेई में रखा गया था, पर सेल वॉल में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, तो फंजाई के लिए एक अलग किंगडम बना दी गई और फिर हमारे पास एक प्लांट किंगडम थी और एक एनिमल किंगडम थी। स्टार्टिंग में स्पाइरोगैरा, क्लोरेला, क्लमाइडोमोनास, ये तीनों एक ही किंगडम में रखे गए थे प्लांटेई में। लेकिन आप ये देखेंगे कि क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, तो 5 किंगडम के अनुसार इनको रखा जाता है प्रोटिस्टा में। ऐसे ही हमारे पास अमीबा और पैरामीशियम, जिनमें सेल वॉल नहीं होती, शुरुआत में इन्हें एनिमिलिया में रखा गया था, अब बाद में इन्हें शिफ्ट करके प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। तो आपने दिमाग में रखना है क्वेश्चन के लिए कि जो आपके पास क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला है, ये हमारे पास कौन सी किंगडम में है? ये हमारे पास प्रोटिस्टा में है। पढ़ने के लिए हम इसे प्लांट किंगडम में पढ़ा देते हैं। ठीक है बेटा। एनसीईआरटी कहती है कि धीरे धीरे जब क्राइटेरिया और ज्यादा आएगा और कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर करेंगे, फाइलोजेनेटिक सिस्टम और इवॉल्व करेगा, तो हो सकता है और नई किंगडम क्रिएट हो और ज्यादा बेटर क्लासिफिकेशन हो। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे बेटा सबसे पहले किंगडम की, मोनेरा की। पर उससे पहले हम एक बार टेबल डिस्कस कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखी है। उस टेबल में बोला गया है कि सेल स्ट्रक्चर मतलब प्रोकैरियोटिक कौन है, तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी की 4 किंगडम यूकैरियोटिक है। क्लियर है? और मोनेरा में ही हमारे पास न्यूक्लियोइड है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, बाकी की 4 किंगडम में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, तो हम कहेंगे सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। फंजाई में लूज टिश्यू होते हैं, प्लांटेई में लूज टिश्यू और ऑर्गन होता है, और ऑर्गन सिस्टम सिर्फ हमारे पास एनिमिलिया में मिलता है। तो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एनिमिलिया में मिलता है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा में सेल वॉल है पर नॉन सेलुलोजिक, सेलुलोज नहीं है। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल होती है, फंजाई में काइटिन की सेल वॉल होती है, प्लांट में होती है सेलुलोज की, और एनिमल में सेल वॉल नहीं होती। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो जो मोनेरा है उसमें काफी सारे टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है। ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक, ऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक। हेट्रोट्रॉफिक में हमारे पास मिलता है पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक। अगर आप देखेंगे प्रोटिस्टा में फोटोसिंथेटिक भी मिलता है और हेट्रोट्रॉफिक भी मिलता है। फंजाई में सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक मिलता है, वो भी पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सैप्रोफिटिक। और प्लांटेई में आप जाएंगे तो मेनली ऑक्सीजन बनाने वाला फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन मिलेगा, और एनिमिलिया में होलोजोइक, होलोजोइक मतलब निगल के खाने वाला, और साथ के साथ सैप्रोफिटिक। तो ये वो टेबल है जो आपकी पेज नंबर शायद 18 पे या 17 पर दे रखी है, आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे जाएंगे और बात करेंगे किंगडम मोनेरा की। मोनेरा जो है बेटा उसमें एक सिंगल मेंबर बैक्टीरिया आता है। एनसीईआरटी लिखती है बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोट के कंपैरिजन में फास्ट मल्टीप्लाई करता है, और नॉर्मली सब जगह मिलता है, मतलब सब जगह हमें बैक्टीरिया मिलता है। उसके अलावा कुछ हार्श हैबिटाट, जैसे कि हम लिख सकते हैं डीप ओशियन में मिल सकता है, हमारे पास डेजर्ट में मिल सकता है, स्नो में मिल सकता है, विदाउट ऑक्सीजन मिल सकता है। अगर हम डिवाइड करें मोनेरा को तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम 4 कैटेगरी बना सकते हैं। पहली है गोल शेप स्फेरिकल, कोकस, फिर उसके प्लूरल को कहते हैं कोकाई, फिर रॉड शेप बैसिलस, कॉमर शेप विब्रियो, और स्पाइरल शेप स्पाइरिलियम। ये कुछ शेप्स हमारे पास दे रखी हैं किसकी, मोनेरा की। ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की तो वो हम प्रॉपरली सेल वाले चैप्टर में इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं,
और उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि मोनेरा आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट मोस्ट कॉम्प्लेक्स इन न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी या मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसका क्लियर मतलब है कि मोनेरा में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी खाने को लेकर मिलती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि मोनेरा में जो न्यूट्रिशन होता है, सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक। कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है कि सेल के बाहर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सेल के बाहर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है, उससे जो एनर्जी बनती है वो सेल में जाती है। वो जो एनर्जी है उसको खाना बनाने के लिए यूज करते हैं एटीपी बनाकर। ये एक तरीके से कीमो ऑटोट्रॉफिक या कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन है। ये हमारे पास अगर आप नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस। ये वो बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया को नाइट्रेट में, पहले दो वाले, और नाइट्रेट से नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी लिखती है कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया रीसाइक्लिंग में, मतलब बायोजियोकेमिकल साइकिल का पार्ट है, रीसाइक्लिंग ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन करते हैं। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है सेल के बाहर ऑक्सीडेशन करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉफिक, और वो दो तरह के होते हैं। एक जो ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाने वाले बैक्टीरिया जो हैं उनमें क्लोरोफिल ए होता है, और उसका बेस्ट एग्जांपल एक ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया। दूसरा ग्रुप है जिसे एन ऑक्सीजेनिक कहते हैं, मतलब उनमें पिगमेंट होता है, कौन सा, एक पर्पल पिगमेंट और एक ग्रीन पिगमेंट। और वो क्या करते हैं बेटा, H2S को तोड़कर या किसी और कंपाउंड को तोड़कर हाइड्रोजन बेसिकली लाते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया पानी नहीं तोड़ते, वो उनमें पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होता। उनके कुछ एग्जाम्पल है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। पिगमेंट उनमें ग्रीन पिगमेंट हो सकता है बैक्टीरियोफिल, पर्पल पिगमेंट हो सकता है बैक्टीरियो परप्यूरिन। क्या वो पानी को तोड़ते हैं? नहीं। इन्हें हम कहते हैं एन ऑक्सीजनिक। अगर पानी नहीं टूटेगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी। क्लियर है? तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया बैक्टीरिया के अंदर। जब हम बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो आपने ये ध्यान रखना है, ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक में मोस्ट अबंडेंट हेटरोट्रॉफिक होता है। उसके बाद हेटरोट्रॉफिक में भी सबसे ज्यादा सैप्रोफिटिक होता है। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है मरे हुई चीज पर या डेड चीज को डीकंपोज करना। उसमें जो बेस्ट एग्जांपल है कर्ड मेकिंग वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक बनाते हैं, या कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इन्हें हम किस में डालते हैं? आपके सैप्रोफिटिक में डालते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। उसका एग्जांपल है राइजोबियम जो लेग्यूम्स में फिक्स करता है। आपके पास फ्रैंकिया जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में फिक्स करता है। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप का न्यूट्रिशन होता है हेटरोट्रॉफिक में। पहला हमने बताया सैप्रोफिटिक, दूसरा बताया हमने सिम्बायोटिक, और तीसरा हमने बताया पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वाले बैक्टीरिया डिजीज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। एनिमल्स में वो करेंगे कॉलेरा, टेटनस, टाइफाइड ह्यूमन में, और प्लांट्स में एक सिट्रस प्लांट को डिजीज करते हैं सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर करने वाला बैक्टीरिया होता है। अब ये हो गया हमारे पास न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बाद हम मोनेरा के रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। मोनेरा में जो रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि वो सिंगल सेल का है, तो उसमें फिजन हो सकता है फेवरेबल कंडीशन, मतलब दो तरह का रिप्रोडक्शन होगा, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। क्योंकि मोनेरा लोअर ऑर्गेनिज्म है, लेस एडवांस है, तो मेन रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल होगा। जब हम बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो मोनेरा के अंदर जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली होता है फिजन के थ्रू। हम कई बार बाइनरी फिजन लिख देते हैं, पर होता है फिजन के थ्रू, मतलब एक सेल दो सेल में डिवाइड कर देता है। आपको पता है कि कौन सी ऑर्गेनल इसमें हेल्प करती है? मीजोजोम करती है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन में देखें तो बैक्टीरिया सेल क्या बना लेता है? स्पोर बना लेता है। स्पोर का क्या मतलब होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अनफेवरेबल कंडीशन में थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक सरवाइव करने में मदद करता है। मेनली स्पोर बैसिलस बनाता है, डायग्राम में दिया हुआ है। तो स्पोर क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया बनाता है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आपने ध्यान रखना है कि मोनेरा के अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ना ही गैमेट्स बनते हैं, ना ही सेक्स ऑर्गन होते हैं, ना ही मियोसिस होती है, ना जाइगोट बनता है। होता क्या है कि जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अगर कोई डीएनए एंटर कर जाए
तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। इसमें एनसीईआरटी लिखती है सम प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर, मतलब कोई पुराने तरीके हैं जिनसे डीएनए ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर। सम प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। अब हम यहां पर ये देखेंगे बेटा कि ये जो प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर है, इसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके तीन मेथड हैं जो आपकी एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर बेसिस में दो दे रखे हैं। एक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है अगर किसी मीडियम से कोई डीएनए बैक्टीरिया सेल में घुस जाए, उसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है दो बैक्टीरिया सेल अगर एक साथ प्रेजेंट है, उसमें से एक का प्लाज्मिड दूसरे में चला जाए, उसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। तीसरा होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया को अटैक किया किसी वायरस ने, और वो वायरस क्या कर दे, किसी तरीके से ट्रांसफर कर दे पुराने बैक्टीरिया का जिसको अटैक किया डीएनए टू न्यू बैक्टीरिया, दैट इज ट्रांसडक्शन। तो जो प्रिमिटिव मेथड है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। मीडियम से ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन, बैक्टीरिया के अंदर किसी वायरस के थ्रू ट्रांसडक्शन। ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन इन मोनेरा की। तो मोनेरा के अंदर बेटा क्लासिफिकेशन में हम दो बड़े ग्रुप क्लासिफाई करते हैं। हम लिखते हैं कि मोनेरा इज इक्वल टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया को प्रिमिटिव बैक्टीरिया कहते हैं और यू बैक्टीरिया को कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में हम दो मेजर ग्रुप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया और एक पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। आर्की बैक्टीरिया की बात करें, ये स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो हार्श कंडीशन में, मुश्किल कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। यहां पर मुश्किल कंडीशन का मतलब है जहां सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा हो। सॉल्ट का मतलब हेलो होता है, तो हेलोफाइल्स कहते हैं उन्हें। जहां पर आपके पास ऑक्सीजन ना हो वहां पर ग्रो करते हैं मिथेनोजन, और जहां पर पीएच लो हो, मतलब एसिड हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, वहां पर ग्रो करते हैं थर्मो एसिडोफाइल। तो ये बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे अलग होते हैं? सेल वॉल स्ट्रक्चर। क्या अलग होता है? सेल वॉल स्ट्रक्चर, जो इन्हें हेल्प करता है टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन। अगर हम बात करते हैं मिथेनोजन की, ये मीथेन बनाते हैं। इसका कोई एग्जांपल माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में मिथेनोबैक्टीरियम दे रखा है। तो ये बैक्टीरिया जो है मीथेन बनाते हैं, और मीथेन बनाते हैं ये गट ऑफ रूमिनेंट, मतलब जो जुगाली करने वाली काऊ और बफेलो होते हैं उनके स्टमक में मीथेन बनाते हैं। उसके अलावा मार्शी एरिया में बनाते हैं और बायोगैस प्लांट में तो बनाते ही हैं। उसके अलावा हेलोफाइल्स मिलते हैं जहां पर सॉल्ट ज्यादा होता है, और थर्मो एसिडोफाइल मिलते हैं जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, पीएच लो होता है। थर्मो एसिडोफाइल का एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में बायोटेक में है, थर्मस एक्वेटिकस। ये वो बैक्टीरिया है जिससे हम टैक पॉलीमरेज नाम का एंजाइम लेते हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं बेटा, बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है। इसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की होती है, आर्की बैक्टीरिया की नहीं होती। उसके अलावा कुछ डिफरेंसेस सेल मेम्ब्रेन में भी हैं। आपको ध्यान रखना है कि इनकी रिजिड सेल वॉल होती है। उसके अलावा इनके पास फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इनमें पिगमेंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो सबसे मेन ग्रुप जो हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया में, वो है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का पुराना नाम ब्लू ग्रीन एल्गी था। पहले इन्हें प्लांटे में रखते थे, पर ये प्रोक्रियोटिक है तो इन्हें किसमें रखा जाता है? मोनेरा में रखा जाता है। तो इनका जो मेन हैबिटाट है, एनसीईआरटी लिखती है हैबिटाट, हैबिटाट है इनका फ्रेश वाटर, मैरीन और टेरेस्ट्रियल। फ्रेश वाटर, मैरीन और टेरेस्ट्रियल। ये किस फॉर्म में मिलते हैं? यूनिसेलुलर मिल सकते हैं, फिलामेंट मतलब सेल आपस में जुड़े में, फिलामेंट या कोलोनियल। कोलोनियल वाली जो फॉर्म होती है या फिलामेंटस होती है, उसके बाहर म्यूसिलेज की शीट होती है, म्यूसिलेज की शीट उसे कवर करती है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की। तो याद रखें इनमें फ्लैजिला नहीं होता, इनमें क्रोमेटोफोर होते हैं, इनमें गैस वैक्यूल हो सकते हैं। क्रोमेटोफोर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, जिसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए। तो इनमें क्लोरोफिल ए होता है, इसलिए पानी को तोड़ सकते हैं। याद रखना है इसे। उसके बाद आपने ध्यान रखना है बेटा कि साइनोबैक्टीरिया के जो फिलामेंट होते हैं उसमें से कुछ सेल्स स्पेशली मॉडिफाई हो जाते हैं। एनसीईआरटी लिखती है सम साइनोबैक्टीरिया कि कुछ सेल्स स्पेशली मॉडिफाई हो जाते हैं और वो बना देते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है साइनोबैक्टीरिया में जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पेशल सेल का नाम क्या है? हेट्रोसिस्ट। उसमें एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज जो नाइट्रोजन फिक्स करता है।
हेटेरोसिस्ट में ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए, इसलिए हेटेरोसिस्ट क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है। तो ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन बनाते हैं, उसका एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कई बार पानी में बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, तो वो ब्लूम बनाते हैं। ब्लूम मतलब एक्सेसिव ग्रोथ बनाते हैं पॉन्ड वाटर वगैरह में, वो एक रीजन है पोल्यूशन का। उसके अलावा आपको याद करने हैं साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल। सबसे पहला हमें याद करना है नॉस्टॉक, फिर याद करना है एनाबीना, फिर याद करना है ऑसिलाटोरिया, फिर याद करना है स्पिरुलिना। ऑसिलेटोरिया राइस फील्ड में होता है, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में लिखा है। स्पिरुलिना स्पेस ट्रैवलर यूज करते हैं उसे, है ना, पर है वो साइनोबैक्टीरिया। आपने ध्यान रखना है कि कुछ साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक मिलते हैं, जैसे कि कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस में मिलते हैं कुछ, यस। और उसके अलावा हमारे पास एक अजोला नाम का फर्न है, उसमें हमारे पास साइनोबैक्टीरिया मिलते हैं। अब हम यहां से बात करने वाले हैं बेटा साइनोबैक्टीरिया की। अब हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है बेटा, साइनोबैक्टीरिया हमने बात कर ली। अब इसके बाद हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा भी यू बैक्टीरिया है, पर माइकोप्लाज्मा की क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा में का साइज जो होता है वो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है। उसका एक एग्जांपल है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर और कहीं पर 0.3 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। इनकी सेल वॉल नहीं होती, शेप फिक्स नहीं होती। ये क्या है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं। एंड देन दे कैन बी पैरासिटिक टू प्लांट एंड एनिमल, ये बात लिखी है एनसीईआरटी ने। तो माइकोप्लाज्मा स्पेशल क्यों है, क्योंकि सेल वॉल नहीं है। स्पेशल क्यों है, शेप फिक्स नहीं होती, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं और सबसे छोटे साइज के बैक्टीरिया होते हैं। इसके अंदर इस ग्रुप में आता है पीपीएल। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं बेटा, मोनेरा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट किंगडम है प्रोटिस्टा। तो मोनेरा में जो भी एग्जांपल थे सब प्रोकैरियोट्स के थे। अब आ जाते हैं प्रोटिस्टा। तो जो प्रोटिस्टा है बेटा वो हमारे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल की किंगडम है। इसके सारे मेंबर यूनिसेलुलर होते हैं। इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइन नहीं है। रीजन क्या है बेटा, कुछ लोग क्लोरेला को प्लांट किंगडम में मानते हैं, पर हम यहां पर उसको किस में पढ़ रहे हैं, प्रोटिस्टा में। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो एग्जांपल कुछ साइंटिस्ट के लिए प्लांटेई में है, कुछ के लिए वो किस में है, प्रोटिस्टा में। तो एनसीईआरटी ने क्लियरली कुछ 5 ग्रुप बता दिए हैं। उसने बोला है डाइनो क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, आपका स्लाइम माउल्ट्स, यूग्लिनॉइड्स और आपके पास प्रोटोजोआ। ये 5 ग्रुप ऐसे हैं जिनको उसने क्लियरली किस में रख दिया है, क्लियरली किस में रख दिया बेटा, मोनेरा उसमें प्रोटिस्टा में रख दिया है। एनसीईआरटी बोलती है प्रोटिस्टा एक्वेटिक होते हैं और इनके जो बहुत सारे फीचर होते हैं जो दूसरी किंगडम से मैच करते हैं। मतलब जैसे मान लो हमारे पास जो स्लाइम माउल्ड है उसका फीचर मैच करता है किससे, फंजाई से। प्रोटोजोआ फीचर मैच करता है किससे, एनिमीलिया से। अगर हम बात करें इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होती है, ये प्रॉपरली माइटोसिस मियोसिस से डिवाइड करते हैं, इनमें सेल फ्यूजन और गैमेट फॉर्मेशन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो याद रखेंगे एक्वेटिक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर प्रेजेंट है, ये माइटोसिस मियोसिस शो करते हैं, डिवाइड करते हैं एसेक्सुअली, सेक्सुअली, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट फॉर्मेशन, सेल फ्यूजन और गैमेट फॉर्मेशन जैसी चीजें होती हैं। अब हमने क्या किया बेटा, प्रोटिस्टा को डिवाइड कर दिया फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ऐसे प्रोटिस्ट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसमें आपके आ जाते हैं क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनॉइड्स। उसके अलावा सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक मतलब मरे हुए पे, डेड पे खाने वाले, वहां आ जाते हैं आपके स्लाइम माउल्ट्स। और फिर आ जाते हैं होलोजोइक या पैरासाइट या प्रेडेटर टाइप के आपके प्रोटोजोआ। तो प्रोटिस्टा को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उन 3 ग्रुप में जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है उसमें सबसे पहले आते हैं क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में 2 मेंबर आते हैं, एक आते हैं डाई एटम्स और एक आते हैं डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को हम गोल्डन एल्गी कहते हैं, जिनको अब नहीं पढ़ा जाता, ज्यादा डिटेल हमारे पास डाई एटम की अवेलेबल है। तो हमने ये ध्यान रखना है कि जो क्राइसोफाइट्स होते हैं उसका सबसे पहले हैबिटाट, हैबिटाट है बेटा फ्रेश वाटर और मेरीन। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब आंख से नहीं दिखते और ये फ्लोट करते हैं पैसिवली, इनके पास फ्लैजिला नहीं होता, ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, इसलिए इनको प्लैंकटन कहते हैं। इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है पर उसमें सिलिका होता है और सेल वॉल ऐसे ओवरलैपिंग सोप केस जैसी होती है, मतलब एक के ऊपर एक पार्ट ओवरलैपिंग होता है और उसमें सिलिका डिपॉजिट होता है। अब ये जो डाई एटम होते हैं जब ये मर जाते हैं, मरने के बाद ये बॉटम पे इकट्ठे हो जाते हैं पॉन्ड और रिवर के, इन्हें कहते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ।
डाई एटम में हमने याद रखना है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो इनमें क्लोरोफिल ए होगा और ये ऑक्सीजन बनाते हैं, इनमें कोई फ्लैजिला नहीं है, ये चीजें ध्यान रखनी है। जब हम इनके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें जो एनसीईआरटी में दे रखा है, डाई एटम यूज थोड़े से ग्रिटी होते हैं, ग्रिटी का मतलब रफ होते हैं, खुरदरे होते हैं, तो ये यूज होते हैं सिरप मेकिंग में, ये यूज होते हैं हमारे पास पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, इन चीजों में यूज होते हैं। डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, नीट 2017 में आया था ये लाइन। तो आपने क्राइसोफाइट्स में दो मेंबर थे, डेस्मिड्स और डाई एटम। अब हम बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट की और पिछले वाले से कंपेयर करते हैं। हमने पढ़ा था क्राइसोफाइट फ्रेश वाटर मैरीन है, तो डाइनोफ्लैजिलेट वो होते हैं जिनका हैबिटाट मेनली मैरीन होता है। उसके बाद जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उनमें दो फ्लैजिला है डाइनोफ्लैजिलेट में, एक है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे, और एक है लॉन्गिट्यूडनल, दो फ्लैजिला होता है। और इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें स्टिफ सेलुलोज की प्लेट होती है। अब बात करते हैं पिगमेंट की, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, ये ग्रीन होते हैं, येलो होते हैं, रेड होते हैं, ब्राउन होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं, जिस तरीके का इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अगर रेड पिगमेंट ज्यादा होता है जिसे हम फाइकोइरिथ्रिन कहते हैं, तो फाइकोइरिथ्रिन वाले जो डाइनोफ्लैजिलेट हैं वो रेड कलर के होते हैं, जिसका एक एग्जांपल गोनियोलेक्स है। क्लियर है? अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो ये भी ऑक्सीजन बनाने वाली फोटोसिंथेसिस करेंगे, और डाइनोफ्लैजिलेट इतनी तेजी से डिवाइड करते हैं ओशियन में कि ये ओशियन रेड दिखने लगता है, जिसे हम रेड टाइड कहते हैं। इनकी फास्ट मल्टीप्लिकेशन से कई बार कुछ टॉक्सिन रिलीज होते हैं जो फिश के अंदर डेथ इज को कॉज करते हैं। तो डाइनोफ्लैजिलेट का आप हैबिटाट, सेल वॉल ये कंपेयर कर सकते हैं किससे? क्राइसोफाइट से। अब आ जाते हैं यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स बेटा हमारे पास स्टैग्नेंट, रुके हुए पानी में मिलते हैं, और वो भी मिलते हैं फ्रेश वाटर में। अगर यूग्लिनॉइड्स के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें दो फ्लैजिला होता है जो एपिकल ऊपर होता है, अनइक्वल होता है। फ्लैजिला अनइक्वल एपिकल है, इनमें सेल वॉल नहीं होती, इनमें एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन का कवर होता है जिसे पैलिकल कहते हैं, जो इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके बाद क्या इनमें पिगमेंट्स होते हैं? यस, इनमें पिगमेंट्स होते हैं लाइक हाइयर प्लांट। हाइयर प्लांट का मतलब है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। अब हम इनमें बात करते हैं बेटा, इनका जो न्यूट्रिशन है स्पेशल है। ये वैसे तो लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक होते हैं, पर जब लाइट नहीं होती, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ये क्या हो जाते हैं? प्रेडेटर हो जाते हैं स्मॉल एनिमल्स के। और यूग्लिनॉइड्स में बेटा एक तरीके से पिगमेंट भी है और न्यूट्रिशन इसका हेट्रोट्रॉफिक भी है, इसीलिए कई बार इन्हें कनेक्टिंग लिंक बोल देते हैं प्लांट और एनिमल्स के बीच में। क्लियर है? इसका मेन मेंबर है यूग्लिना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है स्लाइम माउल्ट्स, जो सैप्रोफिटिक होते हैं। तो स्लाइम माउल्ट एक सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। स्लाइम माउल्ट की एक स्टेज होती है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, जिसके बाहर सेल वॉल नहीं होती, और उस स्टेज में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ये मरी हुई लीफ, डेड लीफ और ट्विग पे ग्रो करते हैं, और प्लाज्मोडियम उस पर बढ़ता चला जाता है। उसमें न्यूक्लियस होते हैं खूब सारे, और वो एंजाइम रिलीज करके उस लीफ को खाता रहता है, मतलब डाइजेस्ट करता रहता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, और फिर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो प्लाज्मोडियम एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। उस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर डेवलप करते हैं। आपने ध्यान रखना है स्पोर को लेके दो पॉइंट, कि स्पोर के बाहर टू सेल वॉल होती है और स्पोर डिस्पर्स होते हैं एयर करंट से। तो आपने याद रखना है कि प्लाज्मोडियम मेन स्टेज है स्लाइम माउल्ट की, और अनफेवरेबल कंडीशन में स्लाइम माउल्ट क्या बनाते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर की ट्रू सेल वॉल है और स्पोर डिस्पर्स होते हैं बाई एयर करंट। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ ग्रुप में जिसका नाम प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ जो है हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप है, या तो वो प्रीडेटर होते हैं या एक तरीके से हम बोल सकते हैं हेट्रोट्रॉफिक है, पैरासाइट, प्रीडेटर कुछ भी हो सकता है। प्रोटोजोआ के बाहर सेल वॉल नहीं होती, इसलिए इन्हें माना जाता है कि ये एनिमल्स के वाइल्ड रिलेटिव्स हैं। एक तरीके से पहले प्रोटोजोआ को एनिमिलिया में रखा हुआ था। इनको हम लोकोमोशन के हिसाब से चार ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ग्रुप हमारे पास है अमीबॉइड प्रोटिस्ट, सॉरी अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अमीबॉइड प्रोटोजोआ फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मेरीन में मिलते हैं, मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं। फ्रेश वाटर में अमीबा मिलता है जिसके पास सूडोपोडिया होता है, पैरासिटिक फॉर्म है एंट अमीबा, और जो मेरीन फॉर्म होती है उसके बाहर सिलिका का कवर होता है। हम बात कर रहे हैं अमीबॉइड प्रोटिस्ट की। उसके बाद फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड वाले का एग्जांपल है ट्राइपनोसोमा। ट्राइपनोसोमा जो है फ्लैजिलेटेड है। तो फ्लैजिलेटेड जो प्रोटोजोआ हैं वो हमारे पास फ्री लिविंग और पैरासिटिक दोनों होते हैं। जो ट्राइपनोसोमा है वो डिजीज करता है स्लीपिंग सिकनेस। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास सीलिएटेड,
सीलिया प्रेजेंट होता है किसके अंदर? पैरामीशियम के अंदर। तो पैरामीशियम के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। कोऑर्डिनेटेड मतलब सारे के सारे सीलिया एक साथ मूव करते हैं और वो खाने को, पानी को खाने के साथ, एनसीईआरटी लिखती है स्टीयर्ड। स्टीयर्ड मतलब एनसीईआरटी लिखती है रो ऑफ सीलिया स्टीयर्ड करता है खाने को, किसमें? गुलट में। आपको ध्यान रखना है कि पैरामीशियम में कैविटी होती है ऊपर की तरफ, गुलट कहते हैं, गुलट या उसे उसका माउथ कहते हैं। सीलिया क्या करता है? खाने को उसकी तरफ भेजता है, तो लिखता है स्टीयर्ड इनटू गुलट, कैविटी में भेजता है। उसके अलावा बेटा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया था कि पैरामीशियम में दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, बड़े साइज का मैक्रो और छोटे साइज का माइक्रो, ये और याद कर लेना। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे हमारे पास स्पोरोजोअन्स होते हैं। स्पोरोजोअन्स में कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। एनसीईआरटी लिखती है कि एक नोटोरियस, नोटोरियस मतलब शैतान पैरासाइट है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, जो कॉज करता है मलेरिया। तो स्पोरोजोअन्स जो होते हैं उनमें एक स्पोर स्टेज होती है। जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ोगे उस स्पोर स्टेज का नाम स्पोरोजोइट है। यस यस। अब हम आ जाते हैं बेटा किस पे? फंजाई पे। तो फंजाई एक यूनिक किंगडम है जिसमें सभी ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक है। फंजाई ग्रेट डाइवर्सिटी शो करती है मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर में और उसके साथ हैबिटाट में। आपने ध्यान रखना है कि फंजाई आपके आसपास क्या क्या है। आपके आसपास मशरूम फंजाई है, टोडस्टूल फंजाई है पॉइजनस, ईस्ट है जो इथेनॉल बनाता है फंजाई है, ऑरेंज जो आपका सड़ जाता है रॉट है वो फंजाई है, पेनिसिलियम एक फंजाई है। तो फंजाई आपके आसपास, एक पक्सीनिया रस्ट करता है मान लो, वो फंजाई है। और आपके पास एल्ब्यूगो मस्टर्ड की लीफ पे रस्ट करता है, वो एक तरह की फंजाई है। तो फंजाई आपके आसपास बहुत सारी होती है। मेन पॉइंट याद याद रखना है कि फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होती है, सब जगह मिलती है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, सब जगह मिलती है। लेकिन उसका जो मेन हैबिटाट है वो है हमारे पास मॉइस्ट और ह्यूमिड, ह्यूमिड कंडीशन और वार्म कंडीशन। ह्यूमिड मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर हो और वार्म मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक ठाक 20, 25, 30 डिग्री होना चाहिए। इसीलिए रेफ्रिजरेटर में फंजाई ग्रो नहीं करती। अब हम आते हैं फंजाई के स्ट्रक्चर पे। फंजाई जो है धागे जैसी होती है, स्लेंडर पतली होती है ना, थ्रेड लाइक होती है। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइफे। एक ऐसी फंजाई है जिसमें फिलामेंटस थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, उसका नाम है ईस्ट। ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है। यस। अब आपको ध्यान रखना है कि फंजाई जो है मल्टी सेलुलर धागे जैसी है, उसे हम कहते हैं हाइफे। हाइफे एक नेटवर्क बनाता है जिसे हम कहते हैं माइसीलियम। हम ये देखेंगे कि हाइफे दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे हाइफे जिनमें न्यूक्लियस दिखते हैं लगातार, उनको सेपरेट करने के लिए कोई दीवार, कोई वॉल या सेप्टा नहीं होता, उसे कहते हैं ए सेप्टेट हाइफे। ए सेप्टेट हाइफे मतलब एक तरीके से मल्टी न्यूक्लिएटेड धागे दिखेंगे, उसे हम नाम देते हैं सिनोसिटिक। सेप्टेट हाइफे वो होते हैं जिनमें वॉल होती है जो न्यूक्लियस को आपस में डिवाइड करती है, वो हमारे पास सेप्टेट हाइफे है। तो हमारे पास ए सेप्टेट हाइफे हो गए, फिर हमारे पास क्या हो गए? सेप्टेट हाइफे हो गए। ए सेप्टेट और सेप्टेट दो तरह के हमारे पास क्या हो गए? हाइफे हो गए। अब हम ये देखेंगे ये जो हाइफे हैं बेटा, जब ये इकट्ठा होते हैं तो माइसीलियम बनाते हैं, और माइसीलियम जो है अलग अलग शेप बना सकता है, ऐसे थैलस बनाएगा, सीधा ग्रो करेगा, तो उसे फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बाद न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन से पहले हम ये देख सकते हैं कि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और कुछ फंजाई ऐसी होती है जिसमें कोई और पॉलीसेकेराइड भी होता है, स्टोरेज ग्लाइकोजन का होता है। अब हम बात करते हैं फंजाई के न्यूट्रिशन की। फंजाई में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, तीन तरह का है। पहला है सैप्रोफिटिक, जो मोस्ट कॉमन है। सैप्रोफिटिक का मतलब डेड और डिकेइंग पर एंजाइम रिलीज करके उन्हें डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करते हैं। फिर हमारे पास है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक के दो एग्जांपल हैं। पहला है लाइकन। लाइकन में एल्गी और फंजाई एक दूसरे के साथ साथ प्रेजेंट होते हैं, जहां पर फंजाई मिनरल और पानी एब्जॉर्ब करती है और एल्गी करती है फोटोसिंथेसिस। उसमें ज्यादा मेंबर किसके होते हैं? फंजाई के। ज्यादा मेंबर किसके होते हैं? फंजाई के। एल्गी के सेल्स यूनिसेलुलर होते हैं। उसके बाद एक स्ट्रक्चर होता है माइकोरिजा। माइकोरिजा क्या होता है? बड़े प्लांट, हाइयर प्लांट, जैसे कि जिम्नो एंजियोस्पर्म, उनकी रूट में फंजाई के हाइफे रहते हैं। हाइफे मदद करते हैं, किस चीज में मदद करते हैं? पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। एक जीनस लिखा है माइक्रोब्स में, ग्लोमस। ग्लोमस जीनस की फंजाई मेनली माइकोरिजा बनाती है, और वो क्या एब्जॉर्ब करती है? वो एब्जॉर्ब करती है मेनली क्या? फास्फोरस। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि जो पाइनस है जिम्नोस्पर्म में, वो माइकोरिजा बनाता है, और एंजियोस्पर्म में हमारे पास ऑर्किड्स माइकोरिजा बनाते हैं। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं रिप्रोडक्शन की।
फंजाई 3 तरीके से रिप्रोड्यूस करती है, या बेसिकली फंजाई में हम जो रिप्रोडक्शन लिखते हैं वो 3 टाइप का लिखते हैं। एक लिखते हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब होता है कोई प्रॉपर डिवीजन नहीं होती, कोई पार्ट टूट जाता है या डायरेक्टली डिवाइड करके बन जाता है, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फिजन, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि ये फंजाई का हाइफे है, ये टुकड़े में टूट गया तो ये नया हाइफे बना देगा, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फिजन और बडिंग मेरे पास यूनिसेलुलर फंजाई लाइक ईस्ट में होती है। सेकंड हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय स्पोर्स। आपने ध्यान रखना है कि जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, उस पर स्पोर्स माइटोसिस से बनते हैं। ऐसे स्पोर्स को हम कहते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स। मैंने आपको पढ़ाया था कि स्पोर्स बनने के 3 तरीके होते हैं। अगर स्पोर किसी कवर के अंदर बनेगा एंडोजीनस, कवर के बाहर बनेगा एक्सोजीनस, माइटोसिस से बनेगा एसेक्सुअल स्पोर, मियोसिस से बनेगा सेक्सुअल स्पोर। उसके अलावा फ्लैजिला होगा तो मोटाइल जूस्पोर, फ्लैजिला नहीं होगा तो नॉन मोटाइल ए प्लेनोस्पोर कहलाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैप्लॉइड फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर जो स्पोर बनते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, क्योंकि माइटोसिस से बनते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप ध्यान ये रखेंगे कि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, उसमें आप ध्यान ये रखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर बनते हैं। अब वो स्पोर के नाम जो दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर, ऊस्पोर, ऐसे नाम दे रखे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आपने फंजाई में एक स्पेशल तरीके से पढ़ना है। उसमें एनसीईआरटी कहती है कि 3 मेन स्टेज है। सबसे पहली स्टेज है कि 2 गैमेट या 2 हाइफे आपस में फ्यूज करते हैं, जिसे हम नाम देते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब होता है 2 हाइफे या 2 सेल आपस में फ्यूज करना। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं। देखिए आपके पास ये 2 गैमेट है, ये 2 गैमेट कंपैटिबल, कंपैटिबल का मतलब ये सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं पर जेनेटिकली डिफरेंट है, पर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो कंपैटिबल मेटिंग टाइप के 2 गैमेट या 2 हाइफे पास आते हैं, उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है, उसे कहते हैं प्लाज्मोगैमी। उसके बाद आपके पास एक सेल आता है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, उसे कहते हैं डाइकैरियन। तो प्लाज्मोगैमी से डाइकैरियन बनता है। अब जो डाइकैरियन बनता है उसके दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं कैरियोगैमी। उससे जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट से या तो फ्रूटिंग बॉडी बनती है या उसकी मियोसिस हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं मियोसिस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेज हो गई, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। अब आपको ध्यान रखना है कि फंजाई में 4 मेन मतलब क्लासेस हैं। एक है फाइकोमाइस्टिस, एक है एस्कोमाइस्टिस, एक बेसिडियो, एक ड्यूटेरियो। जो फाइकोमाइस्टिस है उसमें डाइकैरियन नहीं दिखता। डाइकैरियन ना दिखने का मतलब है 2 न्यूक्लियाई फ्यूज जब साइटोप्लाज्म फ्यूज करता है तुरंत 2 न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाते हैं। तो फाइकोमाइस्टिस में डाइकैरियन नहीं दिखता। बाकी की 2 क्लास एस्कोमाइस्टिस और बेसिडियोमाइस्टिस, दोनों में डाइकैरियन स्टेज बनती है, और ड्यूटेरियोमाइस्टिस में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता। अब हम पढ़ने वाले हैं फंजाई की क्लासिफिकेशन। फंजाई को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडी और मोड ऑफ स्पोर। 3 क्राइटेरिया है। स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम मतलब हाइफे कैसे हैं, फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर और स्पोर के आधार पर। सबसे पहली क्लास है हमारे पास वो ग्रुप जिनमें हाइफे जो है एसेप्टेट है, वो ग्रुप है हमारे पास फाइकोमाइस्टिस। फाइकोमाइस्टिस को हम एल्गल फंजाई भी बोलते हैं। इनका जो हैबिटाट है वो डीकंपोजर होते हैं, लकड़ी पर ग्रो करते हैं, और इनमें से कुछ एक्वेटिक होते हैं। डीकंपोजर होते हैं, लकड़ी पे ग्रो करते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, फाइकोमाइस्टिस के जो हाइफे हैं, हाइफे एसेप्टेट है। कैसा हाइफे है, एसेप्टेट हाइफे है। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की तो सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक मिल सकता है, पर मेनली सैप्रोफिटिक है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। फाइकोमाइस्टिस में वेजिटेटिव होता है फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल होता है हमारे पास स्पोर बनते हैं। एसेक्सुअल स्पोर कवर के अंदर बनते हैं, एंडोजीनस होते हैं, पर मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों तरह के बनते हैं। क्योंकि फाइकोमाइस्टिस में कुछ फंजाई एक्वेटिक है, इसलिए मोटाइल जू स्पोर भी बन सकते हैं। तो आपने याद रखना है फाइकोमाइस्टिस के एसेक्सुअल स्पोर ए प्लानोस्पोर भी हैं और जू स्पोर भी हैं, ये याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो ये आइसोगैमस, एन आइसो और ऊगैमस तीनों तरह के होते हैं।
आपके पुराने प्रीवियस ईयर में लिखा हुआ है कि एल्ब्यूगो ऊगैमस का एग्जांपल है, प्रीवियस ईयर में, पर बुक में नहीं है। ये आइसोगैमस, एनाइसो और ऊगैमस तीनों तरह के गैमेट बनाते हैं। जब गैमेट फ्यूज करते हैं तो डायरेक्टली जाइगोट बनता है, मतलब डाई कैरियन स्टेज नहीं मिलती। और जो जाइगोट होता है वो थिक वॉल जाइगोट को हम जाइगोस्पोर कहते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जाइगोस्पोर इज द जाइगोट ऑफ फाइकोमाइस्टीज, और उसके अंदर फिर मियोसिस होती है एंडोजीनस, और उससे फिर सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। तो आपके दिमाग में जाना चाहिए फाइकोमाइस्टीज को लेके हाइफे, एसेप्टेट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंडोजीनस जिसमें हमारे पास जूस्पोर और ए प्लेनोस्पोर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंडोजीनस, सेक्सुअल स्पोर, और डाई कैरियन स्टेज नहीं दिखती। इंपॉर्टेंट एग्जांपल एल्ब्यूगो, जो व्हाइट रस्ट करता है किसमें, मस्टर्ड में। उसके अलावा हमारे पास राइजोपस और म्यूकर। राइजोपस को हम ब्रेड माउल्ड कहते हैं, और म्यूकर आपको पता है डंग माउल्ड कहते थे, मतलब नहीं कराते, बस म्यूकर याद रखो। अब हम आ जाते हैं किसमें, एस्कोमाइस्टीज में। एस्कोमाइस्टीज की फ्रूटिंग बॉडी जो सेक्सुअल वाली होती है उसमें सैक बनता है, इसलिए इसको सैक फंजाई कहते हैं। एस्कोमाइस्टीज का हैबिटाट डीकंपोजर है, कुछ इनमें से डंग पे ग्रो करते हैं, कॉर्पोरोफिलस बोल सकते हैं। उसके अलावा अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हाइफे इनके कैसे हैं, सेप्टेट है। ये मेनली फिलामेंटस होती है, पर इनमें यूनिसेलुलर फंजाई ईस्ट इसी ग्रुप में आता है। अगर आप देखें ईस्ट एक ग्रुप होता है बेटा, ईस्ट के अंदर सैकेरोमाइसिस जिसे ब्रीवर्स और बेकर्स ईस्ट कहते हैं, उसके अलावा मोनस्कस भी आएगा। मोनस्कस माइक्रोब्स में लिखा या नहीं लिखा, तो ईस्ट एक ग्रुप है जिसके अंदर सैकेरोमाइसिस और मोनस्कस आएगा। ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई होती है, नॉन फिलामेंटस है, नहीं तो एस्कोमाइस्टीज भी फिलामेंटस होती है, सेप्टेट हाइफे। अब आते हैं न्यूट्रिशन पे। पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक। रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होगी, ईस्ट इस ग्रुप में है, तो फिजन और बडिंग होगी वेजिटेटिव में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है बेटा, हमारे पास हाइफे के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे कोनिडियोफोर कहते हैं। कोनिडियोफोर हैप्लॉइड है, उस पर एक स्पोर बनते हैं, उन्हें कोनिडिया कहते हैं। कोनिडिया में फ्लैजिला होता है नहीं, नॉन मोटाइल स्पोर है, ठीक है। कैसे, बिना कवर के, एक्सोजिनस है। तो कोनिडिया हैप्लॉइड है, नॉन मोटाइल है, एक्सोजिनस है। पिछले वाले ग्रुप में एसेक्सुअल स्पोर एंडोजिनस थे, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों थे। इस वाले ग्रुप में नॉन मोटाइल है, इन्हें हम कोनिडिया कह रहे हैं, क्लियर है। और वो स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी पे बनते हैं, कोनिडियोफोर। उसके बाद हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इनके जब गैमेट फ्यूज करते हैं तो डाई कैरियन स्टेज बनती है, उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट एक डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। जाइगोट क्या बनाता है, एक डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी जिसे एस्कोकार्प कहते हैं। तो एस्कोकार्प डिप्लॉयड है, उस पर सैक कवर बनता है एस्कस, उसके अंदर स्पोर बनते हैं। तो डिप्लॉयड फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्पस एस्कस बनता है, उस एस्कस के अंदर मियोसिस से स्पोर बनते हैं जिसे हम एस्कोस्पोर कहते हैं। एस्कोकार्प डिप्लॉयड, एस्कस डिप्लॉयड, एस्कोस्पोर हैप्लॉयड। ये जो हैप्लॉयड स्पोर है एस्कोस्पोर, ये हैप्लॉयड स्पोर आगे जाकर फिर हाइफे बना सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है एस्कोमाइस्टीज में एसेक्सुअल स्पोर कैसे हैं, एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनस नॉन मोटाइल, और सेक्सुअल स्पोर एंडोजीनस है। कैसे हैं, एंडोजीनस। क्या नाम है, एस्कोस्पोर नाम है। एनसीईआरटी कहती है इसके एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले पेनिसिलियम याद रखना है, दूसरा आपने याद रखना है ईस्ट सैक्रोमाइसिस, एस्परजिलस याद रखना है, क्लेविसेप्स याद रखना है जो एलएसडी बनाता है, यस। उसके अलावा आपने याद रखना है इसमें हमारे पास जो एडिबल न्यूरोस्पोरा याद रखना है, जो बायोकेमिकल और जेनेटिक्स की स्टडी में यूज होता है। उसके अलावा हमारे पास इसमें एडिबल फंजाई है, मोरल्स और ट्रफल्स याद रखनी है। तो मोरल्स और ट्रफल्स, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम, सैकेरोमाइसिस, ये इसके मेन एग्जांपल्स हैं जो आपने याद रखने। अब आ जाते हैं हम बेसिडियोमाइस्टीज में। बेसिडियोमाइस्टीज के जो मेन एग्जांपल्स हैं उसमें एक तो मशरूम आता है, पफबॉल आता है, टोड स्टूल आता है, यस, या क्लब फंजाई बोल सकते हैं इन्हें। बेसिडियोमाइस्टीज जो है सैप्रोफिटिक होते हैं और मेनली वुडन लॉग, जो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े बारिश में सड़ जाते हैं, उसे बेसिडियोमाइस्टीज खराब करती है, यस। उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं इसके हाइफे, बिल्कुल एस्कोमाइस्टीज जैसे हैं, सेप्टेट हाइफे होते हैं, सेप्टेट और ब्रांच। न्यूट्रिशन की बात करें, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सैप्रोफिटिक तीनों मिल सकता है। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, इनमें फ्रेगमेंटेशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर बनते ही नहीं है, बेसिडियोमाइस्टीज में एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें सेक्स ऑर्गन नहीं होते, तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है,
दो हाइफे एक दूसरे के क्लोज आते हैं, उनकी होती है प्लाज्मोगैमी, जिसे सोमैटोगैमी कहते हैं। फिर बन जाते हैं डाइकैरियोटिक हाइफे। ये हाइफे काफी ग्रो करते हैं, उसके बाद बनाते हैं फ्रूटिंग बॉडी, जिसे कहते हैं बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प भी डाइकैरियोटिक होता है, मतलब उसे अभी कैरियोगैमी नहीं हुई। फिर उस पर एक स्ट्रक्चर बनता है बेसिडियम। बेसिडियम भी डाइकैरियोटिक होता है, मतलब उसमें भी न्यूक्लियस होता है, अभी कैरियोगैमी नहीं हुई। बेसिडियम में ही कैरियोगैमी और मियोसिस होती है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर कैरियोगैमी डिलेड है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिलेड कैरियोगैमी किस ग्रुप में होती है? बेसिडियोकार्प में। वो किस में हुई है? बेसिडियम में हुई है। बेसिडियोकार्प में नहीं हुई, बेसिडियम में हुई है, और उस पर बनते हैं बेसिडियोस्पोर, जो सेक्सुअल स्पोर है। तो बेसिडियोमाइस्टीज में हाइफे सेप्टेट है, एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते, सेक्स ऑर्गन नहीं होते, डिलेड कैरियोगैमी होती है, सेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनस है। इसके पिछले वाले ग्रुप में एस्कोमाइस्टीज में सेक्सुअल स्पोर एस्कस के अंदर थे, यहां पर एक्सोजीनस है बेसिडियोमाइस्टीज में। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूटेरियोमाइस्टीज की। अच्छा, बेसिडियोमाइस्टीज के एग्जांपल क्या याद करने हैं? सबसे पहले अगेरिकस मशरूम, उस्टिलागो, उस्टिलागो करता है स्मट, याद रखना यूएस, उस्टिलागो स्मट एस। पक्सीनिया करता है रस्ट, ये रस्ट और स्मट दोनों वीट में हो रहा है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं बेटा, बात करते हैं ड्यूटेरियोमाइस्टीज की। ड्यूटेरियोमाइस्टीज एक ऐसी फंजाई का ग्रुप है जो टेम्पररी बनाया हुआ है। ड्यूटेरियोमाइस्टीज को हम कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। हमेशा याद रखें, फंजाई में दो तरह की फ्रूटिंग बॉडी बनती है, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। जैसे कोनिडियोफोर एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी थी, एस्कोकार्प सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी थी, कोनिडियोफोर एसेक्सुअल थी। ड्यूटेरियोमाइस्टीज में सिर्फ एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी दिखती है, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी बनती ही नहीं है। क्लियर है? एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी या स्टेज को कहते हैं इम्परफेक्ट स्टेज, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं परफेक्ट स्टेज। तो ड्यूटेरियोमाइस्टीज मिनरल साइक्लिंग मतलब डीकंपोजर की तरह यूज होते हैं, हाइफे सेप्टेट हैं। और अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो इनमें अभी तक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिली है, फ्रेगमेंटेशन तो होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया बनता है जो एस्कोमाइस्टीज जैसा है। इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि फंजाई को क्लासिफिकेशन करने के लिए जो मैंने क्राइटेरिया बोले थे, स्पोर, फ्रूटिंग बॉडी, माइसीलियम, उसमें से स्पोर और फ्रूटिंग बॉडी सेक्सुअल वाले थे। अब क्योंकि ड्यूटेरियोमाइस्टीज में सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी दिखती नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि ड्यूटेरियोमाइस्टीज एक टेम्परेरी ग्रुप है। अगर सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी दिखेगी तो इन्हें एस्को, फाइको, बेसिडियो में से किसी एक में ट्रांसफर करेंगे, पर ज्यादा चांसेस एस्कोमाइस्टीज में ट्रांसफर करने की। क्यों? क्योंकि हाइफे सेप्टेट है और एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया है। तो ड्यूटेरियोमाइस्टीज एक ऐसा टेम्परेरी ग्रुप है फंजाई का जहां पर परफेक्ट स्टेज या सेक्सुअल स्टेज नहीं दिखती, ओनली एसेक्सुअल स्टेज विजिबल है। क्लियर है? ओनली एसेक्सुअल स्टेज क्या है? विजिबल है, सेक्सुअल स्टेज नहीं दिखती। क्लियर है? क्लियर ये चीज? अब ध्यान से सुने बेटा, सेक्सुअल स्टेज नहीं दिखी तो मैंने एक टेम्पररी ग्रुप बना दिया, और इसके ज्यादा फीचर मिलते हैं एस्कोमाइस्टीज से। तो जब सेक्सुअल स्टेज दिखेगी तो चांसेस हैं किस में ट्रांसफर करने के? एस्कोमाइस्टीज के। इसके एग्जांपल में एक है कॉलिटोट्राइकम, जो रेड रॉट ऑफ शुगर केन करता है। ट्राइकोडर्मा माइक्रोस में दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा एक एग्जांपल है इसका, और एक है अल्टरनेरिया। ट्राइकोडर्मा आपका दो जगह दे रखा है माइक्रोस में, एक तो वो साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है, उसके अलावा बायो कंट्रोल एजेंट में लिखा हुआ है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं बेटा प्लांटेई का, जो थोड़ा सा डिटेल दे रखा है। एनसीईआरटी ने बताया कि भाई प्लांट किंगडम में क्लोरोफिल ए होता है, उसके अलावा उसमें ब्लैडर वर्ड है ना, और वीनस फ्लाई ट्रैप जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। कस्क्यूटा एक तो यहां लिखा है, दूसरा लिखा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। तो कस्क्यूटा क्या होता है बेटा? कस्क्यूटा एक पैरासिटिक प्लांट, मतलब एक पैरासिटिक प्लांट है जिसमें बिल्कुल क्लोरोफिल नहीं होता, तो होलो पैरासाइट है। अब बात करते हैं एनिमिलिया की। तो एनिमल किंगडम के बारे में थोड़ी सी डिटेल दे रखी है कि एनिमल जो होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं होती, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जो डिटेल्स हैं वो दे रखी है। उनमें टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है। क्लियर है? तो प्लांट और एनिमल किंगडम की मेन डिटेल उनके अलग चैप्टर्स में। अब हम बात करते हैं उन ग्रुप्स की जिनको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया आरएचवी टेकर के थ्रू। उनमें आ जाते हैं वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स, माइकोरेजा, लाइकन। सबसे पहले बात करते हैं वायरस की। वायरस के कुछ बेसिक फीचर। वायरस जो है ए सेलुलर होते हैं, मतलब सेल नहीं है, नॉन सेलुलर बोला जाता है। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब पूरी तरीके से होस्ट पर डिपेंड है। वायरस का स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल होस्ट में एंटर करता है और उसकी मशीनरी को अपने कंट्रोल में कर देता है। वायरस में डीएनए और आरएनए में से कोई एक होता है, कभी भी दोनों नहीं होते। वायरस
पूरी तरीके से होस्ट पर डिपेंड होता है। वायरस सेल के बाहर नॉन लिविंग है, सेल के अंदर जाकर लिविंग हो जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। जब हम बात करते हैं वायरस के डिस्कवरी की, तो टर्म वायरस इज कॉइंड बाय पास्चर। एनसीईआरटी ने वहां पर पास्चर हटाकर उसको एवन वर्स्की तक छोड़ दिया है, पर अभी कभी क्वेश्चन आएगा नहीं उसमें, क्योंकि अभी तक क्लियरिटी नहीं है। तो आप अभी पास्चर ही याद कर लो या एवन वर्स्की, जो आपको ठीक लगे। उसके बाद बेटा 1892 में एक साइंटिस्ट थे इवन वर्स्की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने टोबैको की लीफ में से एक केमिकल आइसोलेट किया और देखा कि वो इन्फेक्शन कर सकता था, और वो पास हो जाता है बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से। बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर का मतलब बैक्टीरिया एक छोटा ऑर्गेनिज्म है, और अगर कोई चीज बैक्टीरिया को रोकती है फिल्टर, और उसमें से वायरस पास हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वायरस जो है वो छोटा है बैक्टीरिया से। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे बेजरनिक ने बोला कि अगर मैं इन्फेक्टेड टोबैको लीफ से केमिकल निकालूं तो वो लीफ में फ्रेश इन्फेक्शन कर सकता है। उसके लिए उन्होंने बोला इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूड, कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये 1898 में किसने बोला? बेजरनिक ने। फिर 1935 में फर्स्ट टाइम वायरस को क्रिस्टलाइज किया गया, और वो किसने किया? क्रिस्टलाइज किया स्टेनले ने, और उन्होंने बताया कि इट इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन, ऑल्दो उसमें न्यूक्लिक एसिड भी था। जब हम वायरस के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वायरस में एक कवर होता है, उसे कहते हैं हम, उसका जो वायरस का जो हमारा कवर है उसको कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड छोटे छोटे यूनिट का बना होता है, जिसे हम कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सिड की शेप पॉलीहेड्रल होती है या स्फेरिकल होती है, तो इस तरीके से उसमें सिमेट्री मिलती है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो कैप्सिड के अंदर होता है, क्योंकि कैप्सिड जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है, तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो चार हो सकता है। एक हो सकता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए। मोस्ट ऑफ द वायरस जो आजकल आप सुनते हो, जैसे कि आपका ये वाला एचआईवी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, टीएमवी हो गया, मैंने याद कराया था। एचआईवी फुल फॉर्म कुछ और होती है, एच से एचआईवी याद कर लो, आई से इन्फ्लुएंजा, वी से टीएमवी, मीजल्स, मम्स, रैबिस वाला, राइनो, ये सब सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होते हैं। 5x174 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है, सॉरी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में आपके पास हेपेटाइटिस का वायरस होता है, पोलियो का वायरस होता है, हर्पिस का वायरस होता है। क्लियर है? यस। तो ये कुछ एग्जांपल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड डीएनए के वायरस है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तुम्हारी एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में क्यूबी बैक्टीरियोफाज दे रखा है जो आरएनए वायरस है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द वायरस जो अटैक करता है बैक्टीरिया को वो बैक्टीरियोफाज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। प्लांट को अटैक करने वाला जैसे टीएमवी है, जो पहला वायरस डिस्कवर हुआ था टोबैको मोज़ेक वायरस, वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। एनिमल को अटैक करने वाला सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए, वहां सिंगल स्ट्रैंड डीएनए नहीं लिखा हुआ। क्लियर? ये वायरस हमारे पास होते हैं। अब हम देखते हैं बेटा कि वायरस एनिमल्स में एड्स या कई तरह की डिजीज करते हैं, हेपेटाइटिस इस तरह की डिजीज करते हैं, और प्लांट्स में वो येलोइंग ऑफ लीफ, लीफ की कर्लिंग, स्टंटेड ग्रोथ, इस तरह के सिम्टम्स लेकर आते हैं। अब हम बात करते हैं एक और इन्फेक्शियस मटेरियल की जिसका नाम वायरॉइड्स है। वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था टीओ डाइनर ने 1971 में। वायरॉइड्स क्या होते हैं बेटा? उनके बाहर क्या नहीं होती? प्रोटीन का कवर नहीं होता है, कैप्सिड नहीं होता। वो एक आरएनए होता है जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, उसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है क्योंकि सिर्फ आरएनए रह गया, और ये आरएनए इन्फेक्शन करता है। इससे होने वाली डिजीज का नाम है पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो वायरॉइड्स क्या है? प्रोटीन का कवर नहीं है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, लो मॉलिक्यूलर वेट है, टीओ डाइनर ने खोजा, और ये क्या करता है बेटा? पीएसटीडी करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होते हैं? एक ऐसे प्रोटीन्स होती हैं जो फोल्डिंग के वक्त गलत बन गई थी। ये प्रोटीन इन्फेक्शियस होती हैं, ये कई तरह की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करती है। प्रायोन्स में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन है जो फोल्डिंग के वक्त गलत बनी थी और न्यूरोलॉजिकल ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर करती है। इनमें से कुछ डिजीज है मैड काउ डिजीज, उसके अलावा क्रुट्सवेल्ड सिंड्रोम, है ना, कुरू डिजीज, इस तरह की कुछ डिजीज हैं जो प्रायोन्स करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लाइकन्स की। लाइकन्स जो है बेटा, अच्छा, प्रायोन्स का साइज और वायरस का साइज लगभग सेम होता है क्योंकि उनमें प्रोटीन का कवर है। अब हम बात करते हैं लाइकन्स की। लाइकन्स क्या होते हैं बेटा? उसमें हमारे पास एल्गी और फंजाई दोनों होता है। एल्गी कम होता है, फंजाई ज्यादा होता है।
फंजाई क्या करती है, एल्गी को शेल्टर देती है और उसके साथ मिनरल्स और न्यूट्रिशन देती है। और एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करके खाना देती है फंजाई को। लाइकन जो है बेटा पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते, सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन में लाइकन ग्रो नहीं करते। लाइकन क्या है, एक तरीके से पोल्यूशन इंडिकेटर है। उसके अलावा जब प्लांट सक्सेशन होता है, प्लांट सक्सेशन इकोसिस्टम में दे रखा है, वहां पर लैंड पर सबसे पहले लाइकन आते हैं। लाइकन से मिलने वाला कोई केमिकल अगर आपको याद हो, लिटमस हमने कभी पढ़ा था क्लास 10th में, क्लियर है। उसके बाद आप बात कर सकते हो माइकोरिजा की, जिसको भी डिटेल मैंने आपको लगभग बता दी है। लाइकन्स की बहुत डिटेल आपने नहीं पढ़नी, ठीक है। तो ये सेशन एंड होता है बेटा, और मैं रिपीट करूंगा, मैंने एक सिंगल उसमें कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि होता क्या है, जब आप पूरे चैप्टर की डिटेल 100% कंसंट्रेशन से बोलते हो तो हेडेक होती है ऐसा। तो ये हमारे साथ भी होता है, और मैंने लगातार इसको प्रॉपरली बोलकर पूरा चैप्टर रिवाइज किया है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना बेटा, मेहनत करते रहो, तुम्हें मतलब दिखेगा, जल्दी दिखेगा अंतिम छोर, है ना, ऐसा नहीं है। लोगों के दिन आते हैं और तुम्हारा आएगा दौर, ठीक है। तो मिलेंगे सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन में, और प्लीज पढ़ाई करिए, एफर्ट है आपके लिए, 1 नंबर भी बढ़ेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। मिलते हैं बेटा, बाय।